जय हिंद बच्चों, मैं आर्य यादव आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दूसरा लेक्चर है आज का। और आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, क्यों होता है, स्नेल्स का नियम क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम आपको बहुत आसान भाषा में सिखाने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हेडिंग लगाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो देखिए, अपवर्तनांक में पिछले क्लास में हम लोग जब पढ़े थे तो साइन आई बाई साइन आर, क्या पढ़े थे? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। जो एन है इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक। ठीक है ना? इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अगर डिफिनेशन इसका लिखा जाए, अपवर्तनांक का डिफिनेशन क्या होता है, तो छोटा सा डिफिनेशन होगा अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का छोटा सा डिफिनेशन क्या कहेंगे? आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो लिखा दिया लाइन में, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा नहीं कहते, ज्या करेंगे, आपतन कोण की ज्या, अर्थात इसे साइन बोलते हैं। जो ये साइन है ना, साइन, इसी को कहते हैं जा। ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। एकदम क्लियर हो गया क्या? कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अर्थात एक बात है, प्रकाश ऐसे आ रही है, अगर ए प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। मान लीजिए कि यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, कुछ वायु है, यहाँ जल है। प्रकाश की किरण कुछ ऐसे हो जाएगी, मान लीजिए इतना नहीं है, तभी ऐसे कुछ हो जाएगी। जाना कहाँ चाहिए था इसको? ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ? यहाँ जगह चला आया। इसी को क्या कहेंगे? अब इसका कोण और इसके कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? यन। अब देखिए, अगर यन जितना ज्यादा होगा, ये प्रकाश अपने मार्ग से उतना ज्यादा डेविएट होगी, उतना ज्यादा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है? अगर ए और ए दोनों सीधी निकल जा रही हैं तो मीडियम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये दो तरीके का होता है। तो लिखा था एक लाइन में, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप बना लेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब अपवर्तनांक बच्चों दो प्रकार का होता है। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात हिंदी में निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा सापेक्ष। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक।
क्या होता है बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक? सिंपल है कि जब प्रकाश की किरण पहला माध्यम वायु हो और वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? बोलिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिखा दें लाइन में, यदि पहला माध्यम वायु हो और वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा देखिए, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पे कंडीशन जरूरी है कि पहला माध्यम आपका क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 and 2 आर 1 and 2 ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बताएंगे आप, तो निरपेक्ष के लिए पहला माध्यम क्या होगा? y, और दूसरा कोई माध्यम ले लीजिए a and w, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ऐसे बोलें, दूसरा मान लीजिए एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो पहले लिखा जाएगा यानी कि उसके सापेक्ष, और जो पीछे लिखा जाएगा उसका अपवर्तनांक बताया जाता है। इनका अपवर्तनांक आप बता रहे हैं, तो ए एंड डब्ल्यू का होता है 4/3, इसका होता है 3/2। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा अच्छे से ना? चलिए दूसरा प्रकार का अपवर्तनांक हम लोग डिस्कस करेंगे। मिटा दे से ना? वेरी गुड। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी में क्या लिखेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सापेक्ष अपवर्तनांक। बस सिंपल डिफिनेशन है, यदि पहला माध्यम वायु नहीं है और किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यदि, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यदि पहला माध्यम वायु न हो और पहले माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है भैया, इसको भी इसी तरीके से लिखते हैं 1 and 2। अब इसमें कंडीशन आप ध्यान देंगे कि पहला माध्यम वायु न हो। अगर वायु नहीं है पहला माध्यम, तो पहले जैसे कि वाटर हो गया, क्या? वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात जल के रेस्पेक्ट में कांच का अपवर्तनांक, ये सापेक्ष अपवर्तनांक। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कांच के रेस्पेक्ट में जल का अपवर्तनांक, ये क्या है? सापेक्ष। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब एक रिलेशन आप याद रखेंगे। रिलेशन ये है, तो ऐसे इसको आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे। वाटर मतलब जल के सापेक्ष, ये क्या लिखा है? जल के
सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे ना भैया, जो पहले लिखा जाएगा उसके सापेक्ष, जो बाद में लिखा जाएगा उसका अपवर्तनांक आपको बताना है। अगर G&W लिखा जाता क्या बताते हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब एक छोटा सा रिलेशन आपको याद रखेंगे कि A1 and 2 इक्वल टू 1/2n1, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाए और मान लीजिए ग्लास का अपवर्तनांक दिया है, वाटर का पूछ रहा है, तो उसको उलट देंगे, उसकी रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, यही लिखा ना भैया। एक का अगर हमको दे दिया गया है किसी अपवर्तनांक, दूसरे का आसानी से निकाल देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसी पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपसे, इस पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए, आप ऐसे एक फार्मूला नोट कर लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। ये क्या कह रहा है, जितना माध्यम विरल होगा, ठीक है ना, अब उसको फर्स्ट लेंगे, दूसरे को सेकंड, फिर अगर दूसरे में देखेंगे तो ए वाला जो विरल माध्यम होगा पहले लिखेंगे और जो सघन होगा बाद में, लास्ट में सघन वाला पहले लिखेंगे और विरल वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी बता देंगे विरल सर्जन में क्या होता है, पिछले क्लास में बताए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका ये है कि यदि वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया गया है 3/2। तो आपसे पूछ रहा है ग्लास के सापेक्ष वायु का जल का अपवर्तनांक क्या होगा। समझा गया ना, एयर के रेस्पेक्ट में ये दिए गए हैं और ग्लास के रेस्पेक्ट में आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, बहुत आसानी से। अब सबसे पहला, सबसे विरल क्या है, इसमें 3 मीडियम है, एक एयर है, क्या एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा ग्लास है। कोई दिक्कत तो भाषा में प्रॉब्लम नहीं है भैया। एयर मतलब हवा, वाटर मीन्स जल और ग्लास मीन्स कांच। तो सबसे विरल क्या है, वायु है, और दूसरा क्या है जल, और तीसरा क्या है कांच। सबसे विरल मतलब क्या लिखेंगे, ए, उसके बाद ANW। दूसरे में अब वाटर और ग्लास में देखेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विरल होगा, मतलब वाटर विरल होगा और ग्लास सघन, अर्थात जल विरल होगा और ग्लास सघन। अब तीनों माध्यम हो गए। लास्ट में क्या करना होगा आपको कि पहले सघन लिखेंगे फिर विरल, तो GNA इक्वल टू 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से बता देंगे। अब ANW की वैल्यू दिया है, ANW की वैल्यू कितना दिया है भैया, ANW की वैल्यू दिया है 4/3 ना। WNG की वैल्यू हमको नहीं पता है, WNG ऐसे छोड़ देंगे। अब GNA की वैल्यू भी हमको नहीं दिया है, तभी हम आपको बताए हैं कि 1n2 इक्वल टू 1/2n1 ना।
अब 1 और 2 दिया है, मतलब क्या, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल GNA, इसकी वैल्यू जब करेंगे तो G, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किए और इसको नीचे ले जाएंगे, GNA इक्वल टू 1/3/2। ये फाइनली क्या आ जाएगा बताइए, GNA इक्वल टू 2/3। यहाँ से हमको GNA की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख देंगे GNA की वैल्यू कितना है भैया, 2/3 इक्वल टू 1। अब सुनिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, WNG इंटू 4 × 2 दैट इज 8, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1। WNG इक्वल टू 1/8/9। कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी समझ में आ रहा है। अब WNG इक्वल टू 9/8 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए GNW। क्या चाहिए भैया, GNW। इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, GNW इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/9। उत्तर आपका। बताइए कोई प्रॉब्लम है, नहीं, समझ में आ गया अच्छे से ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। मिटा दें, हाँ मिटा दें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, डिस्कस किए थे, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम की सापेक्ष ज्यादा होगी तो वह माध्यम विरल कहलाएगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम क्या कहलाएगा, सघन। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना, बोलो। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी किसी माध्यम के सापेक्ष तो हो जाएगा विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह क्या हो जाएगा, सघन। जैसे एग्जांपल में बताएं, एयर में प्रकाश की चाल आपकी कितना है, 3.0 विथ 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वाटर में प्रकाश की चाल लगभग 2.5 ×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसी तरीके से ग्लास में, यहाँ ले लेते हैं, कुछ बुक्स में 2.25 देता है, कुछ बुक्स में 2 देता है, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, इससे इसमें प्रकाश की चाल कम है और इससे इसमें प्रकाश की चाल है कम, तो ए माध्यम सबसे सघन होगा, इस ए विरल होगा, इसके रेस्पेक्ट में ए विरल होगा। खूब अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए, अब आपको हम बताए थे अपवर्तन के बारे में कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यहां से देखिए, जाना चाहिए था कैसे इसको, ठीक है भैया। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माध्यम है आपका विरल और ये है आपका सघन। पहचानेंगे सर कैसे, सिंपल है। विरल सघन पहचानने का मतलब, आप दो माध्यमों में प्रकाश की चाल देख लीजिए, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो क्या होगा, विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम है वह होगा सघन।
अगर हम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में एग्जाम्पल दें, समझाएं, तो मान लीजिए जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है ना, तो कहाँ आपकी स्पीड ज़्यादा होगी? जहाँ सघन है, लोग ज़्यादा होंगे वहाँ, या फिर जहाँ कोई नहीं है वहाँ? बताओ। सिंपल है, जहाँ ज़्यादा मार्केट होगा, भीड़ भाड़ की स्थान पे आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। उसी तरीके से ये प्रकाश की भी चाल क्या है? भीड़ भाड़ स्थान में कम हो जाएगी। तो होता है सघन। सघन मीन्स होता है घना, ठीक है ना, क्लियर? और जहाँ कण दूर दूर होंगे, जैसे कहीं नहीं है, आप कोई कण कुछ नहीं है, तो वहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी। एग्जाम आप 9th क्लास में डिस्कस किए होंगे कि अगर एयर देखा जाए, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर वाटर देखा, लिक्विड देखा जाए, तो इसकी मॉलिक्यूल्स थोड़े से और पास पास होते हैं ना भैया, हाँ। और अगर सॉलिड देखा जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत पास पास होते हैं ना। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना? बोलो बच्चों, अच्छे से क्लियर हो गया? इस तरीके से तो आप विरल और सघन माध्यम को भी आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है ना? देखिए रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या सीखे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में निकालने के बारे में, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल है भैया, ये विरल है, विरल, इसको अंग्रेजी में रेयरर बोलते हैं, इसको डेंसर, रेयरर डेंसर। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, माफी चाहते हैं हम। ये माध्यम आपका सघन होगा और ये आपका विरल। गलती तो आप कर दिए हैं। सघन से जब प्रकाश विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। खूब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। विरल और सघन हम लोग पहचान लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।